आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक एक एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवा रहे हैं। हमने ए टू जेड क्वेश्चन को सोल्व करने की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसके चलते हम आज एक्सरसाइज 15.4 के ए टू जेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका कुछ बेसिक। तो कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इन दोनों एक्सरसाइजों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एक्सरसाइज 15.3 के अंदर। अभी एक्सरसाइज 15.4 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम अच्छे से समझ लेते हैं पहले। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो तब बोलेंगे जब किसी एक ही केस की बात की गई हो, और एक्सपेरिमेंट तब होगा जब एक्सपेरिमेंट ही डिफरेंट हो, मतलब किसी एक ही एक्सपेरिमेंट में अलग अलग ड्रा की बात होती है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट ही अलग अलग हो। जैसे कि दोनों पर एक एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और इसके अंदर से 2 कार्ड्स ड्रा हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड को ड्रा किया गया और उसको वापस रिप्लेस कर दिया गया, फिर सेकंड कार्ड ड्रा किया गया। ठीक है, तो ये मतलब विद रिप्लेसमेंट का केस हुआ, तो ऐसे केस को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्योंकि जो फर्स्ट ड्रा है उसको वापस रिप्लेस कर दिया तो इंडिपेंडेंट, और रिप्लेस नहीं करते तो डिपेंडेंट का केस हो जाता। फिर सेकंड ड्रा जो है वो फर्स्ट ड्रा पर डिपेंडेंट हो जाता, जो हम एक्सरसाइज 15.2 में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, केस ही अलग अलग होंगे। जैसे कि एक तरफ डाई थ्रो हो रही है और दूसरी तरफ क्या थ्रो हो रहा है, कॉइन थ्रो हो रहा है, तो केस ही अलग अलग हो गए, एक्सपेरिमेंट ही अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी कंसेप्ट आपका वही इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ही लगेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शायद पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखे हैं हमने, तो आप बुक साथ में लेके बैठेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन। हस्बैंड का किसी पोस्ट में, जो पोस्ट में सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो हस्बैंड का सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1/7। तो किसी भी इवेंट के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर आपको गिवन है तो उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी आप पहले ही निकाल के चलेंगे, क्योंकि उसका आगे जाके यूज होता है। ठीक है, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ही आसान है। आप 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। तो अगर सक्सेस की आपको गिवन है, फेलियर की आपको चाहिए तो भी 1 में से माइनस, और फेलियर की गिवन है, सक्सेस की चाहिए तो भी 1 में से माइनस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन है, हस्बैंड में पहला अल्फाबेट एच आ रहा है इसलिए हमने इसको एच से लिख दिया है, तो पी एच कितना हो गया 1/7, और एच बार कितना हो जाएगा, तो 1 में से 1/7 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6/7। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन, वाइफ में पहला अल्फाबेट डब्ल्यू है तो डब्ल्यू से डिनोट कर दिया, और वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 है। तो इनके सिलेक्शन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसके लिए हम 1/5 को किस में से माइनस कर देंगे, 1 में से, तो डब्ल्यू बार क्या आ जाएगा 4/5। अब चलिए क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, मतलब दोनों का सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी हस्बैंड की एच और वाइफ की किससे लिखी थी, डब्ल्यू से, मतलब आपको पी एच डब्ल्यू निकालना है। तो पी एच डब्ल्यू इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपको पता है पी एच डब्ल्यू क्या होगा, पी एच इंटू पी डब्ल्यू। तो पी एच कितना है 1/7 और पी डब्ल्यू कितना है 1/5, मतलब इंटू में आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपने पढ़ा था ये, है ना, पिछली एक्सरसाइज में। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 5 को 7 से करेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा आपका 1/35। सेकंड पॉइंट में बोला है वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, मतलब दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। तो 1/1 हम दोनों में से एक एक का सिलेक्शन कराएंगे। तो देखिए ये जो केस लिखा है इसमें हस्बैंड का सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि एच पर हमने बार नहीं लगाया, और डब्ल्यू पर बार लग गया, मतलब वाइफ का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसके अलावा और भी केस हो सकते हैं, क्या हो सकता है भाई, हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं होगा और वाइफ का हो जाए। तो दो ही तो केस हो सकते हैं, वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, मतलब दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन हो। तो यहाँ पर हस्बैंड का सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर किसका हो गया, वाइफ का। देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि संभावनाएं, तो हम संभावनाएं लगा रहे हैं कि या तो हस्बैंड का सिलेक्शन होगा या वाइफ का, तो ये दो ही तो केस होंगे, इसके अलावा और कोई तीसरा केस नहीं होगा। तो एच की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास 1/7, और डब्ल्यू बार की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/5, जो हम पहले ही निकाल चुके थे। ऐसे ही एच बार की प्रोबेबिलिटी जो हम पहले ही निकाल चुके हैं कितनी आई थी 6/7, और डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/5। अब इनके प्रोडक्ट का सम करा देंगे, तो इसको आप प्रोडक्ट कराओगे, 4 को 1 से करेंगे 4, और 5 को 7 से करेंगे 4/35 हो जाएगा। ऐसे 6 को 1 से करेंगे 6, और 5 को 7 से करेंगे तो 6/35 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा 35 होगा।
6 + 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10/35 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/7। ऐसे ही इसका थर्ड पॉइंट और भी है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया कि नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड मतलब दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन ना हो, यानी कि एच बार डब्ल्यू बार। तो बार लग गया तो मतलब दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एच बार की प्रोबेबिलिटी थी 6/7 और डब्ल्यू बार की प्रोबेबिलिटी थी 4/3। दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो 6 4 जा 24 और 5 7 जा 35 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 24/35। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है यहाँ पर कि कोई भी एक प्रॉब्लम है जिसको सोल्व करवाया जा रहा है, तो अगर स्टूडेंट ए उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, स्टूडेंट ए जो है उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 3/7, यानी कि ये कितना गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए आपको गिवन है 3/7। ठीक है, साथ ही आप इनके बार की प्रोबेबिलिटी भी निकाल के चलें तो पी ए बार क्या हो जाएगा हमारा, पी ए बार हो जाएगा यहाँ पर देखिए हमने निकाला है 1 में से इसको हम क्या कर देंगे माइनस, तो वह 3/7 को आप 1 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 4/7। ऐसे ही बी जो स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/7, तो बी बार क्या हो जाएगा, इसको 1 में से माइनस करेंगे 2/7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आप जो भी गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी का बार और निकाल के साथ में चले, क्योंकि आगे जाके यूज होता है उसका। तो इस वाले केस में बोला है, फर्स्ट केस में बोला है कि भाई ए जो है वही प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, तो ए सोल्व करेगा मतलब बी सोल्व नहीं करेगा। तो ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/7, और बी के सोल्व नहीं करने की यानी कि बी बार की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास, बी की प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पर हमारे पास 2/7, बी बार की प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/7। तो ये हो गया, दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे 3 2 जा 6 और 7 7 जा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 6/49। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, मतलब दोनों में से किसी कोई एक ही प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। अब एक ही सोल्व कर पाएगा तो दो ही केस होंगे, या तो बी सोल्व करेगा या ए सोल्व करेगा, तो 1/1 आपको दोनों में से किसी एक पर बार लगाते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पी ए बार बी, मतलब ए पर बार लगाया यानी कि बी ने प्रॉब्लम को सोल्व किया है, और यहाँ पर किसने प्रॉब्लम को सोल्व किया है, ए ने। इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ए बार की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन थी 4/7 और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन थी 5/7। ऐसे ही सेम यहाँ पर सीधा है ना प्रोडक्ट करा के लिख दिया गया है। तो ए और बी बार की प्रोबेबिलिटी का जब आप प्रोडक्ट कराएंगे तो 6/49 आएगा। तो 3 4 जा क्या हो जाएगा, सॉरी 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 7 7 जा कितना हो जाएगा भाई 49। तो ये हो जाएगा आपके पास, और 6/49 दोनों का सम कराएंगे 20 + 6 कितना हो गया 26/49। ठीक है, जो कि आपका सेकंड पॉइंट का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि भाई राहुल है, और राहुल क्या करता है, स्पीक ट्रूथ, मतलब वो सत्य बोलता है, और ट्रू बोलने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 5/7, और ट्रू नहीं बोलने की मतलब वो झूठ बोलता है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको पता है भाई सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर 5/6 है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे। तो 5/6 को जब 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, रिजल्ट 1/6 आ जाएगा। इतना तो आप समझ सकते हैं। तो सेम यहाँ पर बोला गया है कि जो नेहा है वो ट्रूथ बोलती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/10 है हमारे पास। ठीक है, और ट्रू नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम इसको 1 में से क्या कर देंगे माइनस, ये 1 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है राहुल की तो कितनी हो गई ट्रू बोलने की 5/6 और नहीं बोलने की 1/6, ऐसे नेहा की 9/10 और नहीं बोलने की कितनी हो गई 1/10। अब पूछा क्या गया है हमसे, देखिए ये लाइन इसमें एक मेन समझने की आ गई है। यहाँ पर बोला गया है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है वन ऑफ देम, यानी कि एटलीस्ट वन। ठीक है, सॉरी वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन में तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। वन ऑफ देम इसका मतलब होता है वन ऑफ देम, याद रखना। वन ऑफ देम मतलब दोनों में से कोई एक ही ट्रू बोलेगा, या तो राहुल ट्रू बोलेगा या नेहा ट्रू बोलेगी। तो देखिए यहाँ पर इस केस में हमने राहुल पर बार नहीं लगाया, मतलब राहुल ट्रू बोल रहा है और नेहा नहीं बोल रही है। और इस वाले केस में राहुल जो है वो ट्रू नहीं बोल रहा है, मतलब नेहा ट्रू बोल रही है। तो दोनों में से एक ही ट्रू बोलेगा, इसका मतलब क्या होगा वन ऑफ देम। ठीक है, इन केस को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन सभी की वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा भाई, राहुल की जो ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी थी वो 5/6 थी, और नेहा के ट्रू नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी थी 1/10। सेम यहाँ पर राहुल के ट्रू नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी थी 1/6, और नेहा के ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी थी 9/10। अब इनके प्रोडक्ट का सम करा देते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और 6 को 10 से करेंगे तो 5/60 आ जाएगा। ऐसे 9 को 1 से कराएंगे 9, और 6 को 10 से कराएंगे तो 9/60 आ जाएगा। दोनों का सम कराएंगे भाई 5 + 9 कितना हो जाएगा 14,
और अब डेनोमिनेटर में कितना है 60, तो 60 एलसीएम रहेगा, कैंसिल करेंगे 2 7 जा 14 और 2 से ये 30 पर कैंसिल हो जाएगा, तो 7/30 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो मेन चीज़ ये थी, इस पर आप फोकस करें कि वन ऑफ दैम मतलब इसका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी स्पीड इसलिए बढ़ा रखी है ताकि हम जल्दी से कवर कर सके, एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या बोला गया है, सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ भी ट्रू फॉल्स की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो परसेंट में आपको गिवन हो चुकी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी स्पीक ट्रूथ, पी जो है वो ट्रू बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 70%। अब 70% का मतलब आपको पता है क्या होता है 100, तो अपोन में 100 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, मतलब 7/10 आ जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही क्यू जो है वो स्पीक ट्रूथ, वो ट्रू बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 80%, तो 8 अपोन में 100 करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना हो जाएगा 8/10। अब इनके बार की प्रोबेबिलिटी आप पहले ही निकाल के चलें, तो पी के बार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको आप 1 में से माइनस करेंगे तो 3/10 हो जाएगी। ठीक है, और इसको 1 में से माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी 2/10। ठीक है, इनका हम आगे यूज करेंगे, तो ये पहले ही निकाल के चलें आप। अब यहाँ पर भी जो बोला गया है वो क्या बोला गया है भाई, देखिए पी की जो प्रोबेबिलिटी हमने यूज की है 7/10 और क्यू की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी है 8/10 है। ठीक है, पूछा गया है कि दोनों जो है ना पी और क्यू सेम ट्रू, या तो दोनों ही ट्रू बोलेंगे या दोनों ही ट्रू नहीं बोलेंगे। तो देखिए इस वाले केस में हमने जो किया है वो क्या किया है, पी और क्यू दोनों पर किसी पर बार नहीं है, मतलब दोनों ट्रू बोल रहे हैं, और यहाँ पर दोनों पर बार है, मतलब दोनों ही ट्रू नहीं बोल रहे हैं। तो पी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 7/10 और क्यू की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 8/10। ठीक है, ऐसे ही पी बार की कितनी आई थी हमारे पास 3/10 और क्यू बार की कितनी आई थी 2/10। अब इनके प्रोडक्ट का सम करा लेते हैं, 7 8 जा 56 हो जाएगा, 56 अपोन में क्या हो जाएगा 100, और 3 2 जा 6 और 10 × 10 100 हो जाएगा। एलसीएम रहेगा 100, 56 + 6 62 अपोन 100 हो जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास 60% आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में पी ए की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/3 और सी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/4। ठीक है, तो आप देख लें इसमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कि किस केस क्या है। ठीक है, बाकी प्रोबेबिलिटी आपको सीधी सीधी ऐसे ही गिवन होगी। अब बार की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सभी को हम 1 में से माइनस करके इनके बार की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तीनों की। अब इसमें भी क्वेश्चन में बोला गया होगा पक्का कि एटलीस्ट 1, कम से कम एक, सॉरी वन ऑफ देम बोला गया होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 का तो केस ही बदल जाएगा, उसमें फिर एक कंडीशन और भी बन जाएगी। तो यहाँ पर वन ऑफ देम बोला गया होगा, तो देखिए यहाँ पर ए के लिए एक के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर बी के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पर सी के, मतलब एक का सक्सेस रखना है, बाकी का है ना बार में यूज करना है। तो यहाँ पर ए का सक्सेस हो गया, यहाँ बी का सक्सेस हो गया, और यहाँ पर सी का सक्सेस हो गया। तो इन सभी की तीनों की प्रोबेबिलिटी हम रिप्लेस कर देंगे, ए की 1/2 हो गई, बी बार की आपकी 2/3 हो गई, सी बार की 3/4, सेम बाकियों में भी ऐसे ही रिप्लेस कर देंगे और उनके प्रोडक्ट का सम करा लेंगे। तो यहाँ पर 6/24 आ जाएगा, 3/24 आ जाएगा, 2/24 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 + 2 कितना हो गया 11, तो 11/24 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 6, और 6 में देखिए क्या है हमारे पास कि 6 के अंदर क्या है कि कोई स्टूडेंट है जो कि एग्ज़ाम को पास केवल कब कर पाएगा जब वो 4 सब्जेक्ट है उसके पास, तो 4 सब्जेक्ट में से ए सब्जेक्ट तो यहाँ पर कंपलसरी किया गया है कि ए में तो पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा इन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट में अगर वो पास होता है तो वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा, यानी कि ए तो कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा इन 3 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट के अंदर अगर वो पास होता है तो वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा। ये कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, आपको एग्ज़ाम के उसके पास होने की, यानी कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो चारों सब्जेक्टों की जो पासिंग प्रोबेबिलिटी है वो आपको गिवन है। ए सब्जेक्ट की गिवन है 4/5, बी की गिवन है 3/4, सी की 5/6 और डी की 2/3। अब आप इन सभी के बार की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, इतना आप समझ चुके होंगे, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इनको आप 1 में से माइनस कर करके और आप सभी की इनके बार की प्रोबेबिलिटी को निकाल लेंगे। ठीक है, इन सभी को 1 में से माइनस करके आप ये वाला रिजल्ट निकाल लेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये सेम ही चल रहा है अभी तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट क्वालिफाई द एग्जाम, मतलब जो स्टूडेंट है वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास 4 केस बनेंगे। ए में तो पास होना कंपलसरी है, तो ए पर तो बार हम यूज ही नहीं करेंगे। तो इसके अलावा अगर वो बी और सी में भी पास हो जाता है तो भाई
3 सब्जेक्ट में उसका पास होना कंपलसरी है, जिसमें ए कंपलसरी है, इसके अलावा बाकी 2 सब्जेक्ट, तो बाकी बी और सी हमने इसमें रखे, यानी कि डी में अगर वो फेल भी होता है तो भी वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। एक कंडीशन ये हो गई। अब ए में तो कंपलसरी है पास होना, इसके अलावा अगर वो सी डी में भी पास हो जाता है तो भी वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। ए में तो पास होना जरूरी है, इसके अलावा बी और डी में भी पास हो जाता है तो भी वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। और चारों सब्जेक्टों में 4 के 4 सब्जेक्ट में अगर वो पास हो जाता है तो भी वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। तो ये 4 कंडीशन बनी, सभी की प्रोबेबिलिटियाँ यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे जा चुके हैं, तो आप समझ चुके होंगे। ए की प्रोबेबिलिटी, बी की, सी की और डी बार की, सभी की इसमें रिप्लेस करेंगे। सेम इस यहाँ पर भी कंडीशन के अकॉर्डिंग ए की प्रोबेबिलिटी, बी बार की, सी की और डी की प्रोबेबिलिटी रिप्लेस कर देंगे। सेम ऐसे ही बाकी के 2 केस में भी करेंगे। अब इनके प्रोडक्ट का सम कराएंगे तो 60/360 आ जाएगा। ये सभी इनके प्रोडक्ट का सम, मतलब प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इनका सम कराने के लिए आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 224/360। तो मेन जो समझने की चीज़ थी वो ये वाली थी कि ये 4 कंडीशन क्यों लगी। तो उसने बोला था कि ए में तो पास होना जरूरी है, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होनी चाहिए। तो अगर वो तीनों सब्जेक्ट में पास हो जाता है, अदर 3 सब्जेक्ट में पास हो जाता है तो भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। अक्सर बच्चे इस वाले केस को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी तो एग्जाम को वो क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि उसने बोला है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट। तो इसके अलावा तीनों में भी अगर वो पास होता है तो भी तो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। तो ये 4 कंडीशन इसके अंदर लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 6 आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है भाई, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए कम टू स्कूल, मतलब जो स्टूडेंट ए है वो स्कूल आएगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी है 3/7। बी स्टूडेंट स्कूल आएगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी है 5/7। तो इनके बाहर की आप 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम कम टू स्कूल, मतलब दोनों में से कोई एक ही स्कूल आए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई 2 ही तो केस बनेंगे, या तो ए स्कूल आएगा या बी आएगा, मतलब दोनों नहीं आएंगे। बोला है वन ऑफ देम, केवल एक आना चाहिए ना। तो इसमें तो ए को हम स्कूल लेके आए, बी को नहीं लेके आए, मतलब बी पर हमने क्या लगा दिया, बार। और इस वाले केस में हम बी को स्कूल में लेके आए, मतलब ए पर बार लगाए, यानी कि ये स्कूल नहीं आएगा। तो ये 2 ही केस होंगे। अब इनको आप ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बार, ऐसे ही पी ए बार इंटू पी बी। और इनकी जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी या गिवन थी उनको हम यहाँ पर रिप्लेस कर दिया हमने। तो पी ए कितना है 3/7, बी बार कितना है 2/7, ए बार कितना है 4/7 और बी कितना है 5/7। अब इनके प्रोडक्ट का जब हम सम कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 26/49 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्व द प्रॉब्लम, मतलब ए जो है वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और नहीं कर पाएंगे तो 1 में से क्या करके माइनस करके हम इनके बार की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बार की प्रोबेबिलिटी आपको पहले ही निकाल के चलनी है। अब यहाँ पर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, मतलब प्रॉब्लम अगर सोल्व होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि खाली ए अगर प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, बी अगर सोल्व करता है तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, 2 केस। और दोनों के दोनों भी सोल्व करते हैं तो भी तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, यानी कि टोटल कितने केस बनने चाहिए, 3 केस बनने चाहिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है, जो हमने यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार, मतलब यहाँ पर ए ने प्रॉब्लम को सोल्व किया तो प्रॉब्लम सोल्व्ड, यहाँ पर बी ने प्रॉब्लम को सोल्व किया तो भी प्रॉब्लम सोल्व्ड, और दोनों ने प्रॉब्लम को सोल्व किया तो भी प्रॉब्लम क्या हो गई, सोल्व हो गई। तो मेन इन चीज़ों पर फोकस करना है कि ये कंडीशन कैसे लगी है ना, तीनों की तीनों। अब इन सभी की वैल्यू आप जब रिप्लेस करेंगे और इनके प्रोडक्ट का सम कराएंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 2/3 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट और एलसीएम लेकर के ऐड वगैरह तो आप कैंसिल वगैरह तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ यही थी जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट बोला गया है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व, मतलब केवल एक ही बंदा सोल्व करे, या तो ए सोल्व करे या बी सोल्व करे। तो इसमें वो थर्ड वाला केस कम हो जाएगा, एक ही बंदा सोल्व करे। देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाया है वो अलग से लगाया गया है, पहले मैं एक और बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर केस लगना चाहिए ए बी बार, इसमें ए ने प्रॉब्लम को सोल्व किया, और सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है ए बार बी, इसमें बी ने प्रॉब्लम को सोल्व किया, क्योंकि इसने बोला है एग्जैक्टली वन, केवल एक बंदा। तो एक बंदा वो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो या तो ये 2 केस लगाएं आप, या इसका अपोजिट कर लें। अपोजिट कैसे करें कि भाई ए बार बी बार की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लें, तो इसमें तो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हुई, तो इसको आप 1 में से माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम सोल्व की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाया गया। ए बार बी बार की जो प्रोबेबिलिटी हमने पिछले केस के अंदर मतलब निकाल लेंगे अभी हम। ए बार बी बार की हमें गिवन थी 1/2 और 2/3, ये गिवन थी।
इसको 1 में से माइनस करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये वाला केस भी लगा सकते हैं आप, और जो मैंने लगाया ये भी लगा सकते हैं। तो दोनों ही शायद आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये वाला केस थोड़ा देख लें आप, दोनों पर बार लगा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से अगर हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, प्रॉब्लम सोल्व का आ जाएगा। क्योंकि ये वाला जो केस लिखा हुआ है इसमें तो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हुई, तो ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी और सक्सेस की आपको निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। क्लियर है। और वो फर्स्ट वाला केस तो आपको आ ही गया होगा, क्योंकि वो हमने पीछे भी अप्लाई किया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट विल पास इन ए सब्जेक्ट। ए सब्जेक्ट में पास होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 गिवन है। बी में पास होगा, सी में पास होगा, डी में पास होगा। आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, पहले कर चुके हम इसको। ए बार, बी, सी बार, डी बार, सेम वही है, ठीक है, ये रिपीट हो गया है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन, अब ये बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। फर्स्ट बैग के अंदर व्हाइट बॉल 4 है, ब्लैक बॉल 2 है, और टोटल बॉल कितनी है, 6। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसमें चैनल पर जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी स्पीड को आप कम कर सकते हैं। आई होप आप जानते होंगे स्पीड कम कैसे होती है, ठीक है। व्हाइट बॉल कितनी है, 4, ब्लैक बॉल कितनी है, 2, और टोटल कितनी हो जाएगी, 6। ऐसे ही सेकंड बैग के अंदर व्हाइट बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, और टोटल कितनी हो जाएगी, 8। अब देखते हैं किसके लिए हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर वाइट, दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, वाइट। अब दोनों वाइट कब होगी भाई, दोनों वाइट जब होगी जब फर्स्ट बैग से भी वाइट बॉल ड्रा हो और सेकंड बैग से भी वाइट बॉल ड्रा हो। अब वाइट बॉल, फर्स्ट बैग से वाइट बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर समझते हैं। देखिए वाइट बॉल कितनी है, 4 है, टोटल कितनी है, 6, तो 4/6 यानी कि कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा, 2/3। तो फर्स्ट बैग के अंदर से वाइट बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/3। ऐसे ही सेकंड बैग के अंदर से वाइट बॉल कितनी है भाई, 3, और टोटल बॉल कितनी है, 8, तो सेकंड बैग से वाइट बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/8। तो इन दोनों का हम यूज करेंगे यहाँ पर आगे। तो क्या होगा यहाँ पर रिजल्ट, देखिए दोनों में से बोला है कि वाइट बॉल मिलनी चाहिए, तो W1 W2, W1 मतलब फर्स्ट बैग से वाइट बॉल मिली, W2 मतलब सेकंड बैग से वाइट बॉल मिली। तो फर्स्ट बैग में वाइट बॉल थी 4 और टोटल थी 6, सेकंड बैग में वाइट बॉल थी 3 और टोटल थी 8। ये कैंसिल किया यहाँ से, और कैंसिल करने पर रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, 1/4, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर ब्लैक, दोनों की दोनों ब्लैक होगी। अब दोनों ब्लैक कब होगी, जब फर्स्ट में से भी ब्लैक बॉल ड्रा हो और सेकंड में से भी ब्लैक बॉल ड्रा हो। तो फर्स्ट बैग में ब्लैक बॉल थी आपके पास 2 फर्स्ट बैग में, और टोटल कितनी थी 6, और सेकंड बैग में ब्लैक बॉल थी 5 और टोटल कितनी थी भाई 8। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ऊपर न्यूमिनेटर में 5 बचेगा, 6 4 जा 24 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक, मतलब एक वाइट होनी चाहिए और एक ब्लैक। अब यहाँ पर दो डबल केस बनेंगे। अगर मान लीजिए वाइट फर्स्ट बैग से आती है, ठीक है, वाइट फर्स्ट बैग से आती है तो सेकंड बैग से कैसी आ जाएगी, ब्लैक। या फिर फर्स्ट बैग से ब्लैक आती है तो सेकंड बैग से कैसी आ जाएगी, वाइट। तो ये दो केस हो सकते हैं, यानी कि फर्स्ट से वाइट सेकंड से ब्लैक, या फर्स्ट से ब्लैक सेकंड से वाइट, इसलिए डबल केस यहाँ पर लगे। तो W1 मतलब फर्स्ट बैग से वाइट बॉल, और B2 मतलब सेकंड बैग से ब्लैक बॉल। W2 मतलब फर्स्ट बैग से वाइट बॉल, और ये उल्टा लिख दिया आई थिंक, W2 की बजाय यहाँ W1 आएगा और यहाँ B2 आएगा भाई, W1। अच्छा ये तो यूज कर चुके हैं, ये रिवर्स करके लिखना था बस थोड़ा सा ना। तो यहाँ पर एक मतलब एक बार फर्स्ट बैग से, ये जो मैंने आपको बताया ना सेम यही केस है, बस फर्स्ट बैग से वाइट बोल लो और सेकंड से ब्लैक, एक केस बन जाएगा। फिर फर्स्ट से ब्लैक लो और सेकंड से वाइट, दूसरा केस बन जाएगा, ठीक है। इन सभी की प्रोबेबिलिटियाँ यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे जो हम पहले निकाल चुके थे, ठीक है, और इनके प्रोडक्ट का सम करा देंगे। तो फाइनल कितना आ जाएगा, 13/24 आ जाएगा आपके पास। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि इसमें बॉल से रिलेटेड है। ये भी ब्लैक बॉल है 6, रेड बॉल है 3, टोटल हो जाएगी 9। दूसरे बैग में भी ब्लैक 5 है, टोटल वाइट है, सॉरी वाइट 4 है, और टोटल कितनी हो जाएगी 9। अब यहाँ पर बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर, ठीक है, सेम कलर की हो। अब सेम कलर की कब होगी, जब फर्स्ट में से भी वाइट और सेकंड में से भी वाइट, या फिर फर्स्ट में से भी ब्लैक और सेकंड में से भी ब्लैक, तभी तो सेम कलर की होगी। इसलिए W1 W2 यानी कि दोनों वाइट या दोनों ब्लैक। अब इनकी प्रोबेबिलिटी या तो आप निकाल ही सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। W1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, वाइट बॉल कितनी है 6 है, टोटल कितनी है 9, तो 6/9। W2 यानी कि सेकंड बैग में वाइट बॉल कितनी है 5, टोटल कितनी है वहाँ पर भी 9। ऐसे ही B1 फर्स्ट बैग में ब्लैक बॉल कितनी है 3 है, B1, ये गलती से मेरे हिसाब से यहाँ रेड गलत लिख दिया है, ये वाइट की बात होगी यहाँ पर, ठीक है, ये वाइट है भाई, ये ध्यान दें आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो B1 ब्लैक बॉल कितनी है, यहाँ पर ब्लैक बॉल है 3 और ये कितनी हो जाएगी 4/9। अब इनके प्रोडक्ट का सम कराएंगे तो ये फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा, 14/27 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चल रहे हैं, ये भी बॉल से रिलेटेड ही है। तो फर्स्ट बैग में भी यहाँ पर भी कितनी बॉल है फर्स्ट बैग के अंदर, फर्स्ट बैग के अंदर आपके पास रेड बॉल है 4, ब्लैक बॉल है 5, टोटल हो जाएगी 9। सेकंड बैग में भी रेड बॉल है 3, ब्लैक बॉल है 7 और टोटल 10 हो जाएगी। शायद वो रेड पिछले क्वेश्चन में इसका रिपीट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स फ्रॉम फर्स्ट बैग, मतलब फर्स्ट बैग से कैसी मिलनी चाहिए। अगर ब्लैक बॉल मिलती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/9, क्योंकि फर्स्ट बैग में जो ब्लैक बॉल थी वो कितनी थी 5 थी और टोटल कितनी थी 9 थी। ठीक है, बुक में आपको क्वेश्चन मिल रहा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की फर्स्ट बैग के अंदर से रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/9 हो गई। अब इसने क्या पूछा है हमसे, इसने हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड 1 रेड, मतलब 1 ब्लैक एंड 1 रेड, एक ब्लैक होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन को यूज़ किया गया है, जरूरी नहीं है आप कॉम्बिनेशन लगाए, आप पिछले कंसेप्ट से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पिछले कंसेप्ट से क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको पिछले कंसेप्ट से बताता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर बोला है 1 रेड और 1 ब्लैक। ठीक है, एक रेड होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड 1 रेड फ्रॉम सेकंड बैग, सेकंड बैग से रेड होनी चाहिए और फर्स्ट बैग से कैसी होनी चाहिए, ब्लैक। तो फर्स्ट बैग में ब्लैक कितनी है हमारे पास 5 है, फर्स्ट बैग में ब्लैक कितनी है 5 है, तो 5/9 लिख लेंगे आप। ठीक है, और सेकंड बैग में कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो रेड कितनी है 3 है और टोटल कितनी है भाई यहाँ पर 10 है, तो 3/10 लिख लेंगे। इनको प्रोडक्ट करा देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो सेम ये वाला कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं, या फिर कम्बिनेशन से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर थोड़ा सा चेंज है, और चेंज क्या है, यहाँ पर बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक और 1 रेड फ्रॉम सेकंड बैग, केवल सेकंड बैग के अंदर से दोनों बॉल निकलनी चाहिए, एक ब्लैक निकलनी चाहिए और एक रेड। तो देखिए बुक अगर आपके पास है तो आप समझ पा रहे होंगे कि सेकंड बैग के अंदर ब्लैक बॉल कितनी है 3 है और ड्रा कितनी करनी है 1। ऐसे ही सेकंड बैग के अंदर रेड बॉल कितनी है 7 और ड्रा कितनी करनी है 1। और टोटल कितनी है भाई, टोटल है सेकंड बैग में 10 और 10 में से तो 2 ही निकल रही है ना, तो नीचे लिखा जाता है हमेशा टोटल। तो टोटल थी 10 में से 2 ड्रा हो रही है, लेकिन 1 कैसी ड्रा हो रही है, ब्लैक, तो ब्लैक 3 में से 1। और ऐसे ही रेड कितनी थी 7, तो 7 में से 1। ठीक है, मोर देन 1, किसी भी एक चीज़ के अंदर से मोर देन 1 ड्रा होता है तो वहाँ पर आप कम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, 1 में भी कम्बिनेशन का यूज कर सकते हो, अगर नहीं भी करते हो तो भी दोनों कम हो जाते हैं इससे, क्योंकि जैसे 10C1 है, अब 10C1 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो भी 10 ही आएगा और डायरेक्ट लिखूंगा तब भी 10 ही लिखूंगा। तो अपॉन में 1 जो है ना कोई वैल्यू नहीं रखता, आपको पता है। तो इसलिए 1 ड्रा में आप कॉम्बिनेशन नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोर देन 1, एक से ज़्यादा ड्रा होते हैं तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाना कंपलसरी है। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड बैग है उसमें से 2 बॉल ड्रा हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है। अब 3C1 को आप लिख सकते हैं 3/1 और 7C1 को लिख सकते हैं 7/1। कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, जितने ही नंबर ये अपोन में होते हैं ना उतने ही स्टेप ओपन होते हैं। जैसे 10C1 को ओपन करके दिखाता हूँ मैं, 10C2 को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ 2 लिखा है ना, 2 है सी, तो 2 स्टेप 10 के भी ओपन होंगे, तो 10×9/2/1 लिखेंगे इसको। और इस चीज़ को जब हम कैंसिल करेंगे, देखिए यहाँ पर कैंसिल किया हुआ है, कैंसिल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास 7/15 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी का सेकंड पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट पे क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल निकालनी है और दोनों की दोनों किससे निकालनी है, सेकंड बैग से। अब देखिए ब्लैक बॉल थी हमारे पास 7 और 7 में से कितनी निकालनी है 2, टोटल थी 10 में से भी कितनी निकालनी है 2। तो इस चीज़ को जब हम सोल्व करेंगे तो 7C2 को कैसे सोल्व करेंगे आप, 7×6/2/1। ऐसे ही 10C2 को कैसे सोल्व करेंगे, 10×9/2/1। रेसिप्रोकल होगा, 2×1 से 2×1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7/6 और 10×9। तो ये डायरेक्ट थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 7/15 जो कि आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अभी इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स और 1 रेड बॉल्स, मतलब 3 बॉल्स यहाँ पर निकाली जा रही है, 2 ब्लैक बॉल्स और 1 रेड बॉल्स। तो इसमें भी आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करके फाइनल ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें कंसेप्ट सेम है बिल्कुल, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इनको छोड़ देता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा चेंज है, और चेंज ये है, देख लेते हैं, देखिए क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज है भाई, चेंज ये है कि यहाँ पर है ना एक गेम खेला जा रहा है, और गेम के अंदर क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के एक गेम खेल रहे हैं और उसके अंदर एक डाई को थ्रो कर रहे हैं,
और डाई में जिसको पहले 6 मिलेगा वो गेम को जीत जाएगा, ये कंसेप्ट है यहाँ पर। अब देखिए ये तो हमें क्लियर है नहीं कि कितने थ्रो करने के बाद 6 मिलेगा, तो एक ये इनफाइनाइट सीरीज सी बन जाएगी हमारी, और उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये चीज़ हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि भाई डाई के अंदर 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो डाई के अंदर जो 6 आता है वो केवल एक बार आता है, और टोटल डाई के अंदर नंबर कितने होते हैं 6, तो 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी, जो कि आपको गिवन है। अब नहीं मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 में से माइनस करके हम निकाल लेंगे। अब हम केवल ए के गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालने के विंस ए जो है वो गेम को जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, क्योंकि बी को निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ए की निकाल लेते हैं तो उसी को 1 में से माइनस करके हम बी की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ई की प्रोबेबिलिटी, अब फर्स्ट चांस किसको मिलेगा, स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम, ए से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है कि भाई पहली बार ए ने थ्रो किया और तभी उसको क्या मिल गया 6 मिल गया और वो गेम को जीत गया, पहली कंडीशन। लेकिन ये भी तो हो सकता है फर्स्ट थ्रो में उसको ना मिले, अब फर्स्ट थ्रो में नहीं मिलेगा तो बाहर लगाए। अब सेकंड चांस किसका मिलेगा, बी को मिलेगा सेकंड चांस, और तो बी को तो हमें जिताना नहीं है क्योंकि हमें तो हम किसके विन की प्रोबेबिलिटी लिखनी है ए की। तो सेकंड चांस बी को मिला, उसको तो हमें जिताना नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो बार यूज करेंगे। अब थर्ड चांस फिर से किसको मिलेगा, ए को मिलेगा थर्ड चांस, और हो सकता है उस चांस में उसको 6 मिल जाए, तो फर्स्ट चांस में फिर थर्ड चांस में हो सकता है मिल जाए। ऐसे ही अगला नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा उसका, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट ए का था, सेकंड बी का था, थर्ड फिर से ए का था, फिर फोर्थ बी का आएगा, तो यहाँ पर भी बार लगेगा, ठीक है, और फिफ्थ चांस उसको मिलेगा। तो ऐसे इनफाइनाइट तक ये सीरीज चलेगी। अब इन सभी की वैल्यू जब हम रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी थी भाई 1/6, ई बार की 5/6, 5/6 दो बार आएगी क्योंकि दो बार ई बार लिखा हुआ है, तो ये सीधा होल स्क्वायर लिख दिया गया है। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, ई बार कितनी बार है 4 टाइम्स है, इसलिए 5/6 की होल पावर सीधी 4 लिख दी है, और ये ई की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पहले लिख दी है, ठीक है। तो ये कि ये सीरीज बन गई आपकी ए प्लस ए आर स्क्वायर, एक इनफाइनाइट सीरीज होती थी ये, ठीक है, जिसका रिजल्ट होता था ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे तो याद रखना फर्स्ट टर्म जो होगी वो आपकी ए होगी, और सेकंड टर्म में ए को छोड़ करके जो बचता है वो क्या बचेगा, आर बचेगा। तो यहाँ पर ये यानी कि ए की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हुई 1/6। अब सेकंड टर्म में ए की वैल्यू छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो क्या बचा, ये बचा, ये आपका किसकी वैल्यू होगी, आर की। तो रिजल्ट था हमारा ए अपॉन 1 माइनस आर, ए कितना हुआ 1/6 हुआ, अपॉन में 1 माइनस आर, आर कितना है 5/6 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 1 के साथ इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, 36 एलसीएम आएगा, 36 माइनस 25 9/36 आ जाएगा। अब 1/6 इंटू 36 अपॉन 9 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 6 पर, और 3 2 जा 3, 3 3 जा 9, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ए जो है वो गेम को जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/3। अब बी की दोबारा से इसी कंसेप्ट से निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि अगर ए गेम को हार जाता है तो कौन जीतेगा, बी जीतेगा भाई, सीधी सी बात है, दो ही तो बंदे हैं, तो इसी के हारने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बी के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसी को आप 1 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो बी के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 में से हमने क्या कर दिया है 2/3 को माइनस कर दिया है, और 2/3 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1/3 आ जाएगा, तो ये बी के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 15.4 को कंप्लीट कर लिया है। बीच में 1 या 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सोल्व करा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, आपकी कोई हेल्प हो पाई इससे, ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।